हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक है आर्य कंपटीशन टाइम्स का। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति स्टार्ट करेंगे। ये आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक है। किसकी बुक है? आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्य कंपटीशन टाइम्स काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी तथ्यात्मक है, फैक्ट्स बहुत दिए हुए हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल या एड ऑन करेगा। ठीक है, एड ऑन। वैसे तो आप घटना चक्र कर सकते हैं, उसके ऊपर एड ऑन अगर आपको करना है तो इसको पढ़ लीजिए। बहुत बल्कि है थोड़ा। ठीक है, याद करने में दिक्कत समस्या आती है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। चलिए, तो वैदिक संस्कृति है क्या? यहाँ देखिए, वैदिक इसका अर्थ क्या है? एक श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक। गुण का द्योतक है, तो श्रेष्ठ या उत्तम इसका माने होता है वैदिक। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम 1847 में लेसेन नामक एक व्यक्ति थे और इन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया। ठीक, लेकिन आर्य जो है मूलतः एक भाषीय समूह है। तो कैसा समूह है? भाषीय समूह है। आर्य संस्कृति जो है भाषा हिंदी यूरोपीय थी। ठीक है, भारोपीय कहा जाता है। हिंद और यूरोपीय भाषा। और जिसकी संकल्पना सर्वप्रथम किसने? विलियम जोन्स ने दी। और बताया कि जो वैदिक संस्कृति है वो ग्रीक, लैटिन, आयरिश भाषाओं की जननी भारोपीय भाषा है। किसकी? भारोपीय भाषा है। ऋग्वेद में 33 बार जो है आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, प्रयुक्त हुआ है या बार बार वर्णन हुआ है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है 33 बार आया, याद रखिएगा। वैदिक संस्कृति जो है सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, इंदस या सिंधु वैली, इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके बाद में अस्तित्व आई थी। इसके बाद तो इंदस वैली के बाद आई थी। यह अर्बन था इंदस वैली। ठीक है, और जब ऋग्वेदिक आया वो रूरल हो गया। वेद रूरल, तो ये अर्बन से रूरल की तरफ शिफ्ट हुआ था। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, तो वेद से क्योंकि इंदस वैली के बारे क्या नाम है, इनके बारे में जानकारी मिलती है, वैदिक संस्कृति की, वैदिक प्रथा की। फिर सिंधु सभ्यता जो ये नगरीय थी, अर्बन थी, और वहीं वैदिक जो है ग्रामीण थी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल है, एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक पीरियड है। पोस्ट वाला 1000 से 600 है। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000। तो 1000 और 1500 साल ईसा पूर्व जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा था, और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है ये उत्तर वैदिक काल चल रहा था। ठीक है, ऋग्वैदिक का यह काल जो है ये विंटरनिट्स हैं, इन्होंने निर्धारित किया। अब देखिए, ऋग्वैदिक जो आर्यंस कहे जाते हैं कौन होते हैं? आर्य कहाँ कहाँ से आए? अलग अलग क्वेश्चन आता है इस पे, और घटना चक्र में भी मेंशन हुआ है। तो आइए कुछ देखते हैं। जैसे कि म्यूलर ने कहा है ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, मैक्स म्यूलर, ये घटना चक्र में दिया हुआ है ये सब। गाइल्स कहते हैं कि ये हंगरी थे, या डैन्यूब नदी, ठीक है, डैन्यूब रिवर में पहले रहते थे ये लोग, फिर माइग्रेट किए, या हंगरी। ठीक है, और यहाँ पेंका है, पेंका हार्ट, इन्होंने कहा है कि ये जर्मन की स्कैंडिनेवियन कंट्री से आए हैं, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज स्कैंडिनेविया पूरा, तो वहां से आए हुए हैं। नेहरिंग का कहना है कि दक्षिण रूस से हैं। देन बाल गंगाधर, देखिए नॉर्थ पोल वाली थियरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक की है। गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? ये रशिया से, साउथ ऑफ रशिया। ठीक है, साउथ ऑफ रशिया। गंगानाथ झा ने कहा है ब्रह्म ऋषि देश। तो गंगानाथ झा ने कहा है ब्रह्म ऋषि देश से थे ये लोग। सप्त सैंधव प्रदेश से कौन थे? तो चंद्रदास और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है कि ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश से हैं। तिब्बत, दयानंद सरस्वती जी ने इन लोगों को कहा है कि तिब्बत से हैं। एनसीईआरटी में आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरोशिया के पास, तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि ये लोग यूरेशिया से हैं, संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? यूरेशिया से संबंध रखते हैं। आल्स पर्वत जो है, एल्स पर्वत के पास। राजबली पांडे जी ने इन्हें मध्य भारत का कहा है। जो काला थे इन्होंने कहा कश्मीर से। देखिए बॉस, मेनली जो ऊपर के थे, ठीक है, वो ज्यादा देखिए बेनेफे ने ब्लैक सी कहा, काला सागर। तो ये सब सारा आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो इसको ये यहाँ ले लो, तो ये क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा कुछ। देखिए, ये गॉर्डन चिल्डे वाला, बाल गंगाधर तिलक वाला, मैक्स म्यूलर वाला, दयानंद सरस्वती, एनसीईआरटी, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, लेट्स बिगिन। तो यहाँ भगवान दास गिडवानी है, इन्होंने इनकी पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है आर्कटिक होम इन द वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना है, नॉर्थ पोल। ठीक, जेसी रोड है, इन्होंने क्या कहा है कि बैक्टीरिया या मध्य एशिया, जो बैक्टीरिया है या मध्य एशिया वाला सेंट्रल एशिया को इन्होंने कहा, जेसी रोड ने कहा है। ठीक है, और पामीर नॉट्स, जो पामीर नॉट्स है ना,
या पामीर का पठार है, ये एडवर्ड मेयर ने माना है। और किसने माना है? ब्रैंडस्टाइन ने यूरल पर्वत, तो यूरल माउंटेन्स जो हैं, उरल माउंटेन्स को किसने माना है? ब्रैंडस्टाइन ने माना है। और पामीर नॉट को माना है एडवर्ड मेयर ने। ये देखिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मिल गई। अब ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक जो संस्कृति है ग्रामीण पशुपालन आधारित थी और राजतंत्रीय थी, और यहाँ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, नोमैड्स थे, ठीक है, पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी थी। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन, ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या? पशुपालन। और घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि घुमक्कड़ जीवन था। इस काल में प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद ही है, ठीक है, और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ ज़ंडाविस्टा से मिलती है। तो ऋग्वेद की जो भी बातें हैं किससे मिलती है? ज़ंडाविस्टा से। और ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग आए थे। आर्य जो है भारत में, वो पहले मैंने मेंशन कर दिया है। वैदिक नदियों की अगर बात किया जाए तो वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियां हैं जिनका उल्लेख है। इसमें 25 ऋग्वेद में है। टोटल वैदिक में 31 है, 25 ऋग्वेद में मेंशन की गई हैं। जबकि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें नदी सूक्त में 10वें मंडल के 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली नदी गंगा है। तो गंगा नदी कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, पहली नदी। गोमल जो है अंतिम नदी है जिसका उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक उल्लेख स्तुति सिंधु नदी का है, इंदस रिवर जो है पूरी, ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन वाली इंदस रिवर जो है सिंधु नदी, ठीक है, जैसे झेलम चिनाब, रवि, बियास, सतलज, ये पूरी जो ट्रिब्यूटरीज बनी हैं जो बाद में जाकर के आगे पाकिस्तान में झांग में मिल जाती हैं, ठीक है, और भी जगह फिर जाकर ड्रेन होती है अरेबियन सी में। तो ये सब सरस्वती का प्रभाव क्षेत्र देखिए देवकृत यौनी था। प्रवाह तो सरस्वती जो नदी है, ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र देवकृत यौनी था तथा दृश्यवती एवं आपाय इसकी सहायक नदी थी। ये दो नदियां हैं, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लो ऐसे ही। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक देखिए सिंधु या हिरण्य नदी, ठीक है, सिंधु नदी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक है सरस्वती। तो सिंधु नदी इंपॉर्टेंट है, फिर है सरस्वती, गंगा का जो सबसे पहले वो है। फिर ऋग्वेद में सरस्वती जो है इनको नदी तामा कहा जाता है, ठीक है, नदियों में प्रमुख, या माते तामा, देवी तमे या अम्बी तमे, ये पर्यायवाची में भी कई बार आ जाता है ये सब सवाल। देखिए सरस्वती का नदी तामा, ऋग्वैदिक काल की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? नदी तामा, ठीक है। यहाँ पे आइए अब, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में विंशन में लुप्त हो जाना, तो सरस्वती कहाँ है? यही राजस्थान के रेगिस्तान के विंशन में ये गायब हो जाती नदी, ठीक है। जैसे आप पढ़े होगे लूनी है, माही है, कुछ रिवर्स है जो जाकर के गुजरात में जाकर के ये खत्म हो जाती हैं, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज है इनका, ये जाकर के वहां भी लुप्त हो जाएंगी। सरस्वती नदी को नाडा जो है, और नाडा, रैनी, हकड़ा और वाहिन नाम से भी, ये तो पाकिस्तान में नाडा कहा जाता है, रैनी जो भी, तो ये इतना याद ना करिए आप कि यहाँ क्या कहा जाता है। मेनली सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है, इसको नदी तामा भी कहा जाता है, माते तामा, नदी तामा, ये सब देखिए, माते तामा, देवी तामा। देन यहाँ पे ये क्या है, हाँ, सर्वाधिक उल्लेख वर्णन स्तुति सिंधु नदी की है, स्तुति स्तुति सबसे ज्यादा सिंधु नदी की है। पहली नदी जो वर्णित है वो गंगा है, ठीक है, ये सब हो गया। अब ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो गंगा सरयू का 1 बार, ठीक है, और यमुना नदी का 3 बार है। ऋग्वेद की जो 10वां मंडल है इसमें नदी स्तुति में अंतिम उल्लेख नदी जो है वो नदी गोमती है। नदी स्तुति में जो अंतिम उल्लेख है वो नदी गोमती है, गोमल या गोमती शायद इसी का नाम है। सरस्वती एवं उसकी सहायक दृश्यवती नदी है कि मध्य का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहा जाता है। तो सरस्वती नदी के बीच का और उसकी जो दृश्यवती नदी है, ये दोनों नदी के, एक सरस्वती गई और ये नदी, उनके बीच का एरिया ब्रह्मवर्त है। यह प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है, ये ब्रह्मवर्त वाला, और आपया भी सरस्वती की सहायक नदी है। ये सब सारी नदियों के बारे में वर्णन है। ब्रह्मवर्त कहा जाता है सरस्वती जो नदी है, नदी तामा और द्वती नदी के बीच का एरिया ब्रह्मवर्त। सो सरस्वती नदी ये जो है अभी एग्जिस्टेंस में, सरस्वती नदी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, ये गायब हो चुकी है, विलुप्त है, ठीक है, बट शायद इट हैज इट्स नेम इन द क्या नाम है, बुक्स। तो ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश जो नदियां हैं वो गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती हैं। तो जो गंगा यमुना के जो वेस्ट साइड में है उस वो वाली नदियां हैं, ठीक है। तो अगर गंगा निकली यहाँ और यमुना निकल के यहाँ से कहीं से और ऐसे आगे जुड़ रही है, ठीक है, दिस इज गंगा, दिस इज यमुना, तो अब यहाँ वाली जो नदियां वेस्ट वाली, ये सब जो है ऋग्वेदिक में वर्णन है। ऋग्वेदिक जो है आर्य, सिंधु एवं सहायक नदियों के
क्षेत्रों में रहते थे जिसे सप्त सैंधव कहा जाता। तो ऋग्वेद आर्य जो थे वो इंदस रिवर, ठीक है, और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में थे, तो इसीलिए सप्त सैंधव कहा जाता है। जैसे इंदस वैली वाले रहते थे इंदस वैली सिविलाइजेशन में, इसी तरह इसी के आसपास ऋग्वेद कल्चर के भी लोग भी यहीं रहते थे। हालांकि ये रूरल इकोनॉमी थी पूरी बेस, ठीक है, दिस वर रूरल इकोनॉमी। और इनको क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के नदी सूक्त में, नदी सूक्त है एक वेद का पार्ट है, नदी सूक्त, उसमें ब्यास नदी को परिगणित नदी कहा जाता है। अब ये हाईलाइट किया है तो ये शायद इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि व्यास नदी को परिगणित नदी कहा जाता है, ठीक है। अब ऋग्वेदिक कालीन की नदियां हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है, ये आप याद कर लीजिए। सतलज को शतुद्री कहा जाता है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन है, चेनाब को अस्किनी आपको लूसेंट घटना चक्र सब में मिल जाएगा। सिंध को गोमल गुमती हो गया, ठीक है, और सुशोभा सबसे लास्टली मेंशन जो है वो गोमल गुमती है लास्ट, ठीक है। और यूपी में ये जा करके ये जौनपुर में है, एग्जिस्ट करती है, लखनऊ में करती है, और निकलती कहाँ, पीलीभीत से। कहाँ से, पीलीभीत के गोमत ताल से। कहाँ से, गोमत ताल से मिल निकलती है, ठीक है, कौन सी, गोमती नदी, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। देन यहाँ पे सोहन है, सुषोमा नदी कहा जाता है, व्यास को विपासा, गंडक को सदा नीर, ये सब याद रखना है आपको। स्वात को सुवास्तु, स्वात वैली है तो शायद वहां होगा, तो वहां सुवस्तु कहते हैं। काबुल कुभा, कुभा रिवर। तो एक क्या है कि एक न्यूज में आया था कि हमारे योगी जी जो है मुख्यमंत्री, उनको एक लड़की ने काबुल का एक जल भेजा था, तो काबुल नदी का जल, वो कुभा नदी है, इसी का जल भेजा था। कुर्रम, कुरुमो, और झेलम क्या है, वितस्ता। रावी क्या है, रावी है पुरुषनी, तो रावी पुरुषनी हो गई। झेलम वितस्ता है, झेलम क्या है, वितस्ता है। खुर्रम रिवर जो है वो क्रुमु है, ठीक है, कुर्रम या खुर्रम बना दिया, वो क्रुमु थी। काबुल जो बना दिया, कुबा से काबुल कर दिया। रवि का पुरुषनी है, याद रखिएगा, और झेलम का वितस्ता है, ठीक है, झेलम का, झेलम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तो वितस्ता है। व्यास की क्या है, ब्यास रिवर जो है, ब्यास, सतलज ब्यास, तो क्या है इसका, विपासा। और सतलज क्या है, सुतुद्री, ठीक। देखिए ये कुभा है, काबुल वाली, कुरुमु खुर्रम वाली, ठीक है। अफगान गोमती समझते, गोमती रिवर तो यार गोमल में, यहाँ अफगानिस्तान, ठीक है, और सुवस्तु अफगानिस्तान में, गोमती तो यार यहीं से निकलती है। पर ये वाला आप थोड़ा चेक करिएगा क्या है, ये गोमती वाला मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। गोमती गोमल तो यहाँ अपने यहाँ है ना, उसी का मेंशन होगा, यूपी वाली नदी का नहीं मेंशन है ये, गोमत ताल से। ये वो वाली अफगानिस्तान वाली, सॉरी, ये गोमती नदी जो है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ये अफगानिस्तान वाली है। एक मिनट, लेट मी चेक आउट, सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी, एक बड़ा सा सॉरी लिख दूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा गलत कर दिया। ये गोमती रिवर वो वाली नहीं थी, अफगानिस्तान में है, ठीक है, और विलुप्त विलुप्त हो चुकी होगी या है। ये गोमती गोमल वाली है, ठीक है, ये यूपी वाली गोमल वाली नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया, गोमती है, सुवस्तु है, सब अफगानिस्तान में है। पंजाब में सतलज, रवि, चेनाब, झेलम, ब्यास, ये सब नाम है। पंजाब, पंज आब, आब माने होता पानी, आब माने होता वाटर। एनसीईआरटी मेंशन है, पंज माने पांच, ठीक है, पांच नदियां। आर्यवर्त जो है हिमालय से विंध्य पर्वत तक, तो विंध्यन रेंजेस तक जो है, अब आप हिमालय से आओगे, दिस इज हिमालय, और यहाँ पे विंध्यन रेंज हो गई, ये हो गया आपका हिमालय, और ये विंध्यन रेंज तक तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यवर्त कहा जाता था। तो ये पूरा रिवर है, यहाँ रिवर है तो आर्यवर्त। तो विंध्यन रेंज वाला और पूरा हिमालयास के बीच वाला रीजन जो है वो आर्यवर्त था, ठीक है। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट अगेन। ऋग्वेद में क्या नाम है, हिमालय एवं उनकी चोटी जो है मुजवंत का वर्णन है। तो ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी, मुजवंत एक चोटी, उसका वर्णन है। मूजवंत जो चोटी है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है कि ये सोम रस के लिए प्रसिद्ध है। सोम जो कि मेंशन है ऋग्वेद में, तो सोम रस के लिए एक चोटी मूजवंत है, ये मशहूर है। फिर यहाँ देखिए ऋग्वादिक कालीन की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक इकाइयां देखते हैं। कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, कुल क्या है, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, कुल क्या है, कुल। जो कई परिवारों का समूह, अगर परिवारों का समूह आता था, इसे कहा जाता था कुल। क्या कहा जाता था, कुल। ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था, न कि एक गांव को, ठीक है। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था, और ये किसको, स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था। विश क्या है, अनेक ग्रामों के समूह विश कहलाते थे, जिनका हेड विशपति होता था। इसका 170 बाद उल्लेख, और जन जो है, विशों के समूह को जन कहा जाता था, जिसका मुखिया जनपति होता था, यह राजा होता था, ठीक है। तो सबसे टॉप पे राजा आ जाएगा, फिर इसके नीचे आ जाएंगे विशपति, विशपति, और फिर इसके नीचे आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, ग्रामणी,
तो ग्रामणी के ऊपर विष्पति, विष्णु के ऊपर ये राजा। ठीक, ये था पूरा ऑर्डर। चलिए आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो जन शब्द है इसका 275 बार उल्लेख है, जो कि सर्वाधिक है। जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं है। जनपद उल्लेख शब्द नहीं है। तो जनपद जो भी लिखा जाता है ना आज के जमाने में, वो उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है। राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। इंद्र जी का 250 बार है वर्णन। देख रहे हैं कितनी ज्यादा बार है। ऋग्वेद में देश या राजा के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द काम आया। तो ऋग्वेद में देश के लिए या राजा के लिए, राज्य के लिए सबसे बार राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र सबसे पहले काम आया कहाँ, इसी में। किंतु यह प्रभु सत्ता संपन्न राज का सूचक नहीं है, कि प्रभु सत्ता संपन्न राज नहीं है। एक लफ्ज इसके लिए आ गया था, राष्ट्र, ठीक है, राज्य या देश के लिए। राजा क्या है भाई? ऋग्वेदिक काल में राजा का पद अनुवंशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। लिमिटेड गवर्नमेंट थी यहाँ भी। सीमित द्वारा, समिति द्वारा भी राजा को चुनने का उल्लेख, तो यहाँ पे समिति होती थी जो राजा को सेलेक्ट करती थी। क्या? एक समिति होती थी। ठीक है। अब ऋग्वेद एवं ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त है। कैसे राजा निर्वाचित किया जाएगा, क्या वो ऋग्वेद एवं ऐत्रेय ब्राह्मण में, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है कि राजा को कैसे निर्वाचित किया जाए। राजा को कबीले का संरक्षक गोपा जनस्य तथा गोपा जनस्य, किसका? गोपा माने कबीला, जनस्य, ठीक है, का संरक्षक तथा पूरा भेत्ता, नगरों पर विजय पाने वाले। पूरा भेत्ता क्या है? पूरा भेत्ता माने नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। और राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। क्या है? कबीला का मुखिया था। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र स्थायी का शासक नहीं था। हालांकि विष्पति और जन और ये सब आता है नीचे कि विष्पति है, फिर उसके बाद ग्रामणी है, पर ये कबीलाई मुखिया था। अभी भी यहाँ पे कबीलाई, और इसमें क्या है, कुछ कमिटीज थी जो इनको बनाती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अपितु युद्ध का स्वामी होता था। युद्ध का स्वामी था, पर भूमि का स्वामी राजा नहीं था। समिति को राजा को नियुक्त करने के, हाँ, समिति जो थी वो राजा को अपॉइंट भी करती थी, नियुक्त करती थी और रिमूव भी कर सकती थी। ठीक। प्रशासनिक संस्थाएं देखा जाएगा तो राजा में सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदत 122 बार, गण 46 बार, ये सब मेंशन किया गया है। ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देता था, एडवाइस ये सब देता था। ठीक है। सभा, गण, समिति। सभा में वृद्ध बूढ़े लोग होते थे, अभिजात लोग होते थे। ठीक। और इसे मंत्री परिषद भी कहा जाता था। ये सभी न्यायिक कार्य भी करती थी, ये न्यायिक कार्य भी करती थी। ठीक है। तो बूढ़े और वृद्ध लोग जो हैं वो सभा में हैं। ठीक है। तो जुडिशियल फंक्शन प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों है। जुडिशियल जजेस और एग्जीक्यूटिव दोनों इसी में है। समिति सामान्य जनता थी का प्रतिनिधि सभा होता था। एक सामान्य जनता आती थी, उसका प्रतिनिधि सभा। जैसे हमारे यहाँ भी समान जनता का पार्लियामेंट हो गया ना, पार्लियामेंट, समान जनता का प्रतिनिधि सभा, पार्लियामेंट हो गई। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है। समिति को सभापति को ईशान कहा जाता। अब इस समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ठीक है। ये जो सभा है ये अलग है, इसमें वृद्ध लोग आ रहे हैं और अभिजात लोग आ रहे हैं, और इनकी जो संस्था थी ये मंत्री परिषद होता था। सभा में वृद्ध लोग, जनरल पब्लिक जैसे पार्लियामेंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि समिति यहाँ पे आ गई और यहाँ पे इनको ईशान कहा गया। लुडविग ने सभा को अपर हाउस कहा। ठीक है। और इसको लोअर हाउस कहा। तो यहाँ पे ये भी पार्लियामेंट भी माना गया कि ये भी पार्लियामेंट है लुडविग में, बस ये कि ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। ठीक। ये किसने माना? लुडविग ने। हालांकि देखिए जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि न्याय का भी काम यही था, न्यायिक कार्य था। यहाँ लिखा ना न्यायिक कार्य, कैसा? क्या? न्यायिक। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकता है, क्योंकि आज हमारे हमारे यहाँ तो सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है। अब देखिए विदत, यह आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था है विदत। इसमें क्या है? कबीलाई तत्वों का प्रमुखता थी। कबीलाई जो तत्व है उनकी प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी, लूट के विभाजन, देखिए उस समय भी लूट होती थी, कार्यों का निपटारा एवं धार्मिक कार्य होते थे। लूट के विभाजन संबंधी ये विदत है। ठीक है। तो ये जो विदत मानी जाती है सबसे अर्लीस्ट, ये विदत जो मानी जाती है सबसे अर्लीस्ट ऑफ जो असेंबली मानी जाती है। पहला सिंबल जहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी का मेंशन हुआ, इगैलिटेरियन मतलब इक्वल, सारे लोग इक्वल हैं। इसमें राजा, प्रजा, वॉरियर सारे लोग आते थे। महिलाओं तक को देखिए, यहाँ पे महिलाओं को भी सभा में
महिलाएं भी सभाए विदथ में भाग लेती थी। तो विदथ जो है यहाँ महिलाएं भी भाग लेती थी। तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है असेंबली का। आर्यन में लोग आते थे, जुड़ते थे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, अपने जो भी सोशल अफेयर्स है उसकी बात करते थे, पूजा पाठ की बात करते थे, ये सब सारी चीजें थी। देखिए ऋग्वेद में जो वर्णित शग, शर्ग, व्रात या गण आदि संभवतः सेना की इकाइयां थी। तो ये जो शर्ग है या व्रात है, ये गणना है, ये माना जाता है कि सेना की इकाइयां हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर, ठीक है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी आती है ना, वो आप मेंशन है, उसको याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है क्या। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए दशराज युद्ध, ये 69 पेज था, 68। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या है। काफी पेजेस हैं, धीरे धीरे करेंगे। दशराग्य युद्ध है। देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो परुष्णनी रवि नदी है, इसके तट पर लड़े गए एक बैटल ऑफ 10 किंग्स था, ठीक है। क्या है? दशराग्य युद्ध का वर्णन है। इसमें भारत वंश था के राजा सुदास, ठीक है, के राजा, जो भारत वंश के राजा थे सुदास, और अन्य तथा राज्यों के समूह के बीच हुआ था। और 10 राज्यों में 5 आर और 5 आर्योत्तर राजा थे। इनके नेतृत्व में पुरुजन का राजा, इसका नेतृत्व जो था वो पुरुजन का। तो देखिए 5 जो आर्य कबीले थे यहाँ, पुरु, यदु, तुर्वशा, अनु, ठीक है, द्रुहिया, इन्हें पंचजन्य कहा गया है। और ये सरस्वती जो नदी है, जो अभी विलुप्त हो चुकी है, उसी के किनारे थे। और 5 आर्य उत्तर जन जो थे वो क्या थे? आर्य वाले ये पुरु, यदु ये हो गए, और आर्योत्तर वाले थे शिव, पत्थुन, अलीना, भलना, भलासन, ठीक है, विषाण, इन इन थे। तो ये सब सारे हो गए। ये दशराग जो राज युद्ध था, दशराग युद्ध में भारत जन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था, और तथा पराजित राजा का पुरोहित विश्वामित्र। तो जो पराजित हुए थे विश्वामित्र, और जो जीते थे वशिष्ठ। इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। तो सुदास जी ने क्या किया था? विश्वामित्र को हटाया पद से और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, ठीक है। किसको? वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इसलिए ये जो थे विश्वामित्र मतलब खफा हो गए, और यहाँ पे देखिए 5 आर्योत्तर से जाके मिल गए। ये सब सारी हुई हैं। और सुदास ने इनके इसके बाद भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया था। और सुदास जो है वो दीवोदास का पुत्र या पौत्र थे। दीवोदास ने भी संबर नामक दास राजा को हराया था, एक संबर नामक दास। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। कालांतर में क्या हुआ कि भारत और पुरुजन है, इनके बीच मित्रता हो गई थी, और कुरु नामक से एक नया जन बना, कुरु। तो भरत और पुरु मिले तो कुरु बना। भरत एवं त्रित्सु दोनों जन एक ही थे। तो भरत और त्रित्सु एक ही जन थे। तो भारत और त्रित्सु दोनों जन एक ही थे। संभवतः भरत लोगों के राजवंश का नाम त्रित्सु था। तो भारत लोगों के जो राजवंश है, इनका नाम क्या था? त्रित्सु। संभवतः भरत लोगों के राजवंश का नाम त्रित्सु था। भरत जन सरस्वती एवं, ये जो भरत जन है, सरस्वती एवं यमुना के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में था, एवं पुरु जन सरस्वती के दोनों तरफ बसा हुआ था, ठीक है। तुर्वस, ये क्या? तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल बना। यदु और तुर्वस का युग बनता है, ठीक है। तब सब सारी चीजें हैं। जो अन्य जातियां हैं सब देख लीजिए। अज, शिग्रु, यज्ञु, किकिट, इतना बहुत डिटेलिंग आएगी नहीं एग्जाम में, ठीक है। फिर अनार्य राजा कौन से थे? भेद, संबर, घुनी, चुमुरी, पिपरू, ये सब। राजा के सहायता के लिए सेनापति या पुरोहित होता था। ग्रामणी नामक पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का पद प्राय वंशानुगात होता था, ठीक है। और पुरोहित राजा के साथ युद्ध में जाता था और वंशानुगात था। पूरब क्या है? ये दुर्गपति होता था, फोर्ट को प्रोटेक्ट करने वाला। जो किला होता है, किला है, ये किला बना है, ये बड़ा सा गेट है, अंदर शहर है, ये शहर हो गया, सिटी हो गई, ये सिटी, इसको प्रोटेक्ट करने वाला पूरब। स्पष्ट क्या था? स्पष्ट था ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर जो होता है, गुप्तचर, ठीक है। ये हो गया स्पष्ट। फिर यहाँ पे व्रजपति, ये क्या? यह गोचर भूमि का अधिकार होता था। यहाँ गोचर भूमि का अधिकार। तो व्रजपति क्या है? गोचर भूमि का अधिकार होता था व्रजपति। व्रजपति युद्ध समूहों के प्रमुख का नेतृत्व करने वाला भी अधिकारी था, ठीक है। तो युद्ध समूहों के जो प्रमुख थे उनका नेतृत्व भी करते थे कौन? व्रजपति। कुलप यह परिवार का मुखिया होता था। गृहपति या जो कुलप हैं ये परिवार के मुखिया थे, ठीक है। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है पर। प्रश्न विनाक कौन है? ये वैदिक कालीन न्यायाधीश है, जज है, वैदिक काल के जज हैं, ठीक है। हालांकि सभा भी जज जुडिशियल फंक्शन करती थी, ये प्रश्न वानिक थे पर वैदिक कालीन जज थे।
ऋग्वेद में जो चरिष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है, संभवतः यह दुर्ग गिराने का इंजन था। ये कोई इंजन था, चरिष्णु, ठीक है? ये कोई मशीन थी, ये दुर्ग गिराने का कोई मशीन थी, ठीक है? और चर्षिणी, यहाँ चर्षिणी शब्द कृषि के लिए आता है, चर्षिणी, पर चरिष्णु जो आता है ये मशीन थी, कोई दुर्ग गिराने वाली चरिष्णु मशीन थी, और चर्षिणी जो थी वो कृषि के लिए आता था। अब यहाँ गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर भी रखते थे, और ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर थे। गांव का न्यायाधीश ग्राम में वादिन था, गांव में भी न्यायाधीश होते थे, ठीक है? इन गांव के जो न्यायाधीश हैं इनको ग्राम में वादिन कहा जाता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। आर्य लोग युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते थे, तो जब ये लोग लड़ाई करते थे आर्य लोग, तो ये दुंदुभी बजाते थे। अब सामाजिक जीवन है, ठीक है? सामाजिक जीवन देखते हैं, अगले समय की वो है, तो सामाजिक जीवन जो हम अगले लेक्चर से देखेंगे, ठीक है? धन्यवाद।